नमस्कार। झारखंड की राजनीति में एक और मोड़ फिर से आता हुआ दिख रहा है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास, जो पूर्व के झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने कि पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया था, उन्होंने इस्तीफा देकर के झारखंड वो आ चुके हैं, रांची आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने भर की देर है और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर झारखंड में राजनीतिक राजनीतिक संभावनाओं की नई शुरुआत की लगता है सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और इन सारे विषयों के ऊपर हम जानने के लिए जुड़ रहे हैं जितेंद्र कुमार जी से, रांची से वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। जितेंद्र जी से हम जानेंगे, जितेंद्र जी, ऐसा क्या हो गया कि इनको राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे कर करके एक्टिव पॉलिटिक्स में एक बार फिर से वापस आना पड़ रहा है? देखिए, रघुवर जी का जो स्वभाव रहा है वो राजभवन के चार दीवारी के अंदर रहकर राजनीति करने का उनका स्वभाव कभी रहा ही नहीं है। तो जब जब उनको राज्यपाल उड़ीसा का बनाया गया था, लगभग 1-2 महीने के बाद से ही वो उस चार दीवारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव था, हमारी जानकारी और शायद सही जानकारी है, लगभग विधानसभा चुनाव के समय ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनके इस्तीफा को रोक के रखा गया था क्योंकि उसका असर विधानसभा के चुनाव पर न पड़े। जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद सब चीजें शांत हो गई है और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव के संकेत है। यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो इन सारे दृष्टिकोण में इस बदलाव के क्रम में उनका इस्तीफा स्वीकार करके और वो फिर से सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गए। जितेंद्र जी, जब वो राज्यपाल बने भी थे तब उनकी उम्र शायद नहीं थी राज्यपाल बनने वाली, क्योंकि उस आयु में लोग एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ते नहीं हैं। तो बीजेपी का जो नेतृत्व केंद्रीय रहा होगा, उसने कुछ सोच करके ही इनको एक्टिव राजनीति से हटाया था। तो क्या वो जो सोच या रणनीति थी वो गलत साबित हुई और अब उस भूल को सुधारना चाहती है नेतृत्व? देखिए, जो जानकारी है और जानकारी लगभग सही है, जिस समय रघुबर जी नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, मतलब जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले के अपने कार्यकाल में, उस समय एक राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम का टेंडर हुआ था और उस टेंडर में उन पर आरोप लगे थे और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं रघुवर सरयू राय, वो उस इशू को आज तक नहीं छोड़े। वो मामला अभी भी एसीबी में चल रहा था और चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी। तो एक संभावना बताई जा रही है जो उस समय हेमंत सोरेन उस मामले में इनको गिरफ्तार न कहीं कर ले, इसलिए राज्यपाल बना दिया गया, क्योंकि राज्यपाल पद पर रहते किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। काफी दिलचस्प बात है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर था, क्योंकि मामला अभी भी चल रहा है और सरयू राय ने इनको जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से 2019 में हराया भी था। बहुत ही बहुचर्चित वो चुनाव रहा था। पूरे देश के मीडिया ने उस चुनाव के बारे में जानकारी ली थी और खबर भी करी थी कि सरयू राय ने एक मुख्यमंत्री को, एक जायंट किलर बने थे जितेंद्र जी, और सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन सरयू राय अभी आज के तारीख में बीजेपी के सहयोगी के रूप में विधायक बनकर के दोबारा आए हैं विधानसभा में। तो ऐसे में अगर सरयू राय जनता दल यूनाइटेड में साथ में हैं और रघुबर दास की वापसी हो रही है, तो कैसे ये लोग साथ रह पाएंगे? नहीं, सरयू राय बहुत होशियार पॉलिटिशियन है। मतलब अब वो एग्रेसिव होकर रघुवर दास के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हालांकि वो जो कुछ मुद्दे हैं उसको वो उठाएंगे जरूर, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव होकर सरयू राय पहले रघुवर दास के खिलाफ बोलते थे, वो अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए भी नहीं दिख रहा है कि जदयू और भाजपा का जो शीर्ष लीडर है, दोनों नीतीश कुमार हो या अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो, इनके बीच अभी बहुत बेहतर संबंध है और बिहार के चुनाव को लेके इनको इस बेहतर संबंध को बनाए रखना है। इसलिए अभी ये मामला थोड़ा दबा रहेगा
और लेकिन भविष्य में अब क्या होगा राजनीति में, ये तो कहना मुश्किल है। जितेंद्र जी, जिस तरह से जो चुनाव प्रचार हुआ था झारखंड में, हमने देखा कि जनजातीय कार्ड बीजेपी ने खेला था बहुत जोरदार ढंग से, ट्राइबल कार्ड खेला था, और बांग्लादेश के घुसपैठियों वाली बात उठाई गई थी कि उनके आने से कहीं ना कहीं जमीन जिहाद, लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन सा जिहाद ये तथाकथित रूप से कर रहे थे, और जो झारखंड के मूल आदिवासी हैं उनके पहचान पर खतरा आ गया हो, इस तरह से कर रहे थे। वो रणनीति तो काम आई नहीं भारतीय जनता पार्टी को, जितेंद्र जी। देखिए, मेरा बिल्कुल इस मामले में इतर मानना है, बिल्कुल अलग मानना है। घुसपैठिए का मुद्दा हो या बांग्लादेशी का मुद्दा हो या एसटी कार्ड खेलने का मुद्दा हो, मुद्दा यहाँ काम किया मैया योजना का मुद्दा जो था वो ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। देखिए, गरीबी तो झारखंड में है ही, इसमें नो डाउट। जो आदिवासी हैं वो दबे कुचले हैं, थोड़ा उनका विकास हो रहा है, लेकिन जब उनके खाते में एक परिवार में अगर एक माँ है, दो बेटी है, अगर 3,000 रुपया प्रति माह जाने लगा और उस परिवार को जो वो कैश और उसके घर में चावल सब्सिडी में मिल ही रहा है, हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास दे ही रहे थे, उसके अलावा जो ये 3,000 रुपया जो आने लगा प्रत्येक परिवार के 3,000 4,000 जितने जिसके मेंबर है जिस फैमिली में, ये ब्रह्मास्त्र का काम किया। और इसके अलावा जो 200 यूनिट बिजली फ्री हेमंत सोरेन की सरकार ने की, इसका भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो और सारे मुद्दे हवा हो गए मेरी नजर में, और इसका आप विश्लेषण भी कर सकते हैं। जहां जहां भी इस तरह की योजनाएं लागू हुई वहां सरकारें लौटी, सत्ता में वापस आई। महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन 1,000 रुपया दे रहे थे मैया योजना के तहत, महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने 1,500 रुपया दिया है, तो वहां भी 2/3 बहुमत से सरकार लौटी है। आप छत्तीसगढ़ ले ले, आप मध्य प्रदेश ले ले, या कोई और जो राज्य इसको लागू किया वहां ले ले, जहां भी इस तरह की योजनाएं शुरू की गई है या घोषणा करके पार्टी इस चुनाव लड़ी है, उसको फायदा हुआ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव अभी हुआ और वहां भी बीजेपी ने वायदा किया था 2100 रुपये महीना प्रति माह देने का, और वहां भी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। और दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 3 दिन पहले, जितेंद्र जी, घोषणा किया है कि दिल्ली में भी महिलाओं को 2100 रुपये महीने दिए जाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो जो भी सत्तासीन पार्टियां हैं सरकार में, वो कहीं ना कहीं जन कल्याण की जो कार्यक्रम है उसके वजूद पर सत्ता बचाने में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और आपको लगता है कि बीजेपी का जो ट्राइबल कार्ड था शायद उस लिए फेल हो गया हो झारखंड के अंदर? हाँ, हमको तो यही 2 मुद्दे प्रमुख दिखाई देते हैं जिसमें बीजेपी के सारे मुद्दे फेल हो गए। मैया योजना, बिजली सब्सिडी, अबुआ आवास, इस तरह की जो योजनाएं गरीबों को मिली और उसका लाभ सरकार देने लगी। जैसे बीजेपी ने भी यहाँ गोगो दीदी योजना के नाम पर चुनाव में घोषणा की थी कि हम भी 2100 रुपया प्रति माह देंगे, तो इनकी घोषणा थी और हेमंत सोरेन उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो दोनों में फर्क यही आया। आप हमको बोलेंगे आपको मैं इतना पैसे दूंगा और कोई दूसरा हमको दे रहा है, तो जो फर्क होता है वही चुनाव में इसका फर्क दिखा। तो जहां से पैसे मिल रहे थे उसी को जनता ने कहा कि आप ही चलते रहो, आप ही काम करते रहो, क्योंकि आपसे हमें पैसे पहले ही अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके आकलन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जितेंद्र जी। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2100 रुपए का वादा की थी और हेमंत सोरेन 1,000 तो दे ही रहे थे, ये और बढ़ के मैं सत्ता में वापस आऊंगा तो 2,500 रुपया दूंगा, 2,500 रुपए दूंगा। तो और वो 2,500 रुपया आज के डेट से वो महिलाओं के खाते में जाना शुरू भी हो गया, 1,500 रुपया जो बढ़ी हुई राशि है। तो इसका लाभ चुनाव में जेनुइन को मिला।
जी, लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा विषय पर हम वापस लौटते हैं, रघुबर दास की राजनीति में वापसी का। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमने रिपोर्ट देखा झारखंड चुनाव के दौरान कि जो शीर्ष के नेतृत्व थे, उनका आधा समय असंतुष्टों को मनाने में ही लग गया। हमने देखा कि चुनाव के बीच में एक कार्यकारी अध्यक्ष को भी बनाया गया और लगभग बहुत सारे रेबल भी खड़े थे, बहुत सारे जो विद्रोही उम्मीदवार थे वो जो आधिकारिक उम्मीदवार थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या राज्य में जो बीजेपी का जो नेतृत्व था, वो कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया था, उनके विश्वसनीयता पर और उनके नेतृत्व पर? देखिए, असंतुष्टों की जहां तक बात है वो सारे दलों में थे। वो जेएमएम में भी था, कांग्रेस में भी था, बीजेपी में भी था। और बीजेपी बड़ी पार्टी थी और इसलिए इसमें असंतुष्टों की संख्या दूसरे दलों से थोड़ा ज्यादा थी। ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। असंतुष्ट चुनाव के समय आजकल सारे दलों में उभर ही आते हैं, वो बागी बन के चुनाव लड़ते ही हैं। और बीजेपी में भी जो बागी बने उनको आधे से अधिक को तो इन लोगों ने मतलब समझा लिया, उनको संतुष्ट कर लिया। दो चार बागी चुनाव मैदान में रहे, वो बहुत बड़ा इशू हमारे दृष्टिकोण से नहीं बना। अब जहां तक आप बोल रहे हैं नेतृत्व का, तो जो हम देख रहे हैं, हम तो झारखंड बनने से पहले 92 से ही पत्रकारिता में है झारखंड में। पिछले 4-5 साल से झारखंड जो है वो हेडलेस की तौर पर काम कर रहा है बीजेपी के अंदर। अब हाल में बाबूलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ शुरू से 3 और 4 ध्रुव पर पार्टी चल रही है। एक बाबूलाल जी की पार्टी हो गई उनके आने के बाद, एक अर्जुन मुंडा की पार्टी हो गई, एक रघुवर दास थे ही यहाँ। तो 3 तो सीधा सीधा 3 ध्रुव में कार्यकर्ता बटे हुए थे। किसी एक को लीडरशिप दे के और पूरी पार्टी को हाँकना, इसका पिछले 4-5 साल में कमी दिखी है भाजपा के अंदर। तो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई झारखंड में है वो लगभग हेडलेस चिकन के तरह से बर्ताव कर रही थी 4-5 साल में और कई ध्रुवों में बटी हुई थी। जितेंद्र जी, बीएल संतोष जो बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, वो रांची जाकर करके वहां से बड़े नेताओं से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी उन्होंने लिया है कि पार्टी की हार क्यों हुई। तो क्या आपको लगता है कि जो फीडबैक लिया गया है केंद्रीय नेतृत्व उस पर काम करेगा या समय बीत जाने के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा? नहीं, काम तो करेगा। सेंट्रल लीडरशिप कुछ ना कुछ, जो जिस तरह की हार हुई है बीजेपी की यहाँ, इसमें तो कुछ ना संगठनात्मक बदलाव तो अब संभावित दिख रहा है। अब देखना यह है जो उसका असर कितना पड़ता है। आप जो बदलाव जी, आप जो दिल्ली से बदलाव करेंगे, किसी के हाथ में यहाँ का नेतृत्व देंगे, उसको कितनी ताकत देंगे, क्या आपका की रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। जितेंद्र जी, मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूं और शायद आप इससे अवगत भी होंगे कि झारखंड के चुनाव से कुछ महीने पहले जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने आपके झारखंड के जो पत्रकार दिल्ली में काम करते हैं, उनसे भी कई मीटिंग्स किए थे उन्होंने। और उन चर्चाओं में ये मालूम चला था और कहा गया था मंत्रियों को कि सुदेश महतो का जो बेस है वो उसके ऊपर खतरा दिख रहा है एक नए उभरते हुए जयराम कुमार महतो की वजह से। तो कहीं न कहीं बीजेपी को एक दूसरे विकल्प के साथी के रूप में सोचना चाहिए। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जयराम कुमार महतो ने काफी डैमेज कर दिया एनडीए को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जयराम कुमार महतो और सुदेश महतो ये एक ही जाति के दोनों लीडर हैं। कुर्मी और कोयरी जो एक आबादी यहाँ अच्छी खासी संख्या में है और लगभग 15 से 20 सीटों पर विधानसभा के चुनाव पर वो प्रभावित करते हैं चुनाव को। ये दोनों उसी एक म्यान में 2 तलवार
आ गया। इसलिए आप देखे होंगे कि जयराम कुमार महतो का इतनी चर्चा हुई, लेकिन वो एक ही सीट पर सिमट गए, खुद जीत पाए, दूसरी सीट उनको नहीं मिली। और सुदेश महतो के साथ भी वही हुआ, अब खुद हार गए सुदेश महतो। तो अब एक ही जाति के मतदाताओं को दो भागों में बांट देंगे तो ये आपस में कमजोर हो गए, और सुदेश के कमजोर होने के कारण बीजेपी को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा। और ये होगा, आने वाले दिनों में भी यही होगा। यहाँ जो ये दोनों लीडर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ के ये आपस में ही लड़ भिड़ के मर पड़ेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो मेरा तो यही मानना है, जो इसका नुकसान हुआ है बीजेपी को, निश्चित रूप से हुआ है। जी, बीजेपी को भी नुकसान हुआ है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में भी चूंकि दोनों ही दिग्गज जो नेता हैं वो एक ही जात की राजनीति करते हैं, तो अपनी जात का जो ताकत है उसको ही कहीं ना कहीं कमजोर कर बैठेंगे, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जी, जितेंद्र जी, हम थोड़ा आपको 2 साल पहले लेकर के चलते हैं, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का। बसवराज बोम्मई वहां के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी ने लगभग 8 महीने किसी को भी नहीं बनाया प्रतिपक्ष का नेता, और राजनीतिक हलकों में लोग चर्चा करते रह गए बीजेपी क्यों नहीं बना रही है। तो झारखंड में क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द प्रतिपक्ष का नेता तय हो जाएगा, या जो भी नेतृत्व में परिवर्तन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व करना चाहती है वो जल्द से जल्द हो जाएगा, या समय लगेगा इसमें? इस पर थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हम लोग की जो जानकारी है वो दिल्ली में ही बदलाव की संभावना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो वहीं से बदलाव शुरू होगा, और उसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। और झारखंड में भी दिल्ली के बाद यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता चेंज हो जाएंगे, ऐसा हम लोग मतलब समझ पा रहे हैं। आप जितेंद्र जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल तर्क संगत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव भी पेंडिंग है, काफी देर हो चुका है। जेपी नड्डा को एक इंटरिम उनको एक टाइम दे रखा गया है। कहा जा रहा था कि जो महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे, झारखंड के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा। जो मेंबरशिप ड्राइव है जितेंद्र जी, वो बीजेपी का कहना है कि वो पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी का जो मेंबरशिप ड्राइव होता है वो पहले जो भी हुआ है, लेकिन उसका सत्यापन शायद पहले नहीं हुआ था। इस बार वो सत्यापन भी करना चाहते हैं अपने ड्राइव का। लेकिन तुरंत आपके अगले हफ्ते अनाउंसमेंट होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख। तो ऐसा लगता नहीं है कि फरवरी से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो आपको करीबन 10 फरवरी, हम लोग भी वही फरवरी के लास्ट तक ही उम्मीद कर पा रहे हैं। जी, तो आपका आकलन है जितेंद्र जी, वो बिल्कुल 16 आने सही है कि फरवरी के अंतिम हफ्ता या दूसरे हफ्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का भी परिवर्तन होगा, और उसके बाद राज्य इकाइयों में जो नया अध्यक्ष आएगा वो अपने हिसाब से अपना टीम बनाएगा। तो उसके अनुसार झारखंड को एक नया अध्यक्ष शायद मिल जाएगा। लेकिन अंत में जितेंद्र जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो झारखंड में बीजेपी राजनीति करती है, हमने देखा कि ट्राइबल लीडरशिप को प्रमोट पहले किया था, फिर नॉन ट्राइबल लीडरशिप को प्रमोट किया। तो ये जो कंफ्यूजन है बीजेपी के अंदर में, ये दूर कैसे होगा, या क्या दूर होने की संभावना है? दूर होगा। पॉलिटिक्स में जो होता है, जो बांट के खाओ, प्रदेश अध्यक्ष एसटी को दे दो तो विधायक दल का नेता गैर आदिवासी को दे दो, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। और यही विकल्प भी है। इसके अलावा बीजेपी यहाँ गैर आदिवासी चेहरे पर ही राजनीति नहीं कर सकती है, आदिवासी चेहरा बीजेपी को ऊपर रखना ही होगा। तो दोनों को इसी तरह से बैलेंस किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बनाया जा सकता है, तो गैर आदिवासी को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। इस तरह से एडजस्टमेंट होगा।
बिल्कुल। तो बहुत ही सार्थक चर्चा में आपने हमारा भाग लिया जितेंद्र जी, और आपने झारखंड की राजनीति के जो नए स्वरूप होने वाले हैं उससे परिचय करवाया। रघुवर दास की वापसी रांची में हो चुकी है, और इस विषय पर भविष्य में भी जितेंद्र जी हम आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके जानकारी से अपना फायदा उठाना चाहेंगे। जितेंद्र जी, आपका विषय के ऊपर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।